अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास जो आज होने जा रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, उनके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान, इनकी अक्सरियत है। और ये वो चुराया हुआ मैंडेट है, ये वो डकैती की वारदात है जिसमें एक आम पाकिस्तानी का वोट उससे छीना गया, उससे उसके वोट पर डाका मारा गया। ये कौमी असम्बली का इजलास तो होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, और वो ख़बर ये है कि आप देख लीजिएगा कि एक एक करके ये तमाम अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जिनको लूटी हुई सीट्स मिली हैं, जिनको लूटा हुआ मैंडेट दिया गया है, जिनको डकैती की वारदात करके फॉर्म 47 के ज़रिए लोगों के वोटों को एक तरफ से दूसरी तरफ करके उनको जितवाया गया है, आप देख लीजिएगा कि इनका ज़मीर जागेगा और एक एक करके सब मंजर आम पर आएंगे। उनको रोका भी जाएगा, उनको धमकाया भी जाएगा, उनको मराद के लिए भी ऑफ़र्स की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद वो ज़मीर की आवाज़ पर बोलेंगे। और ये वो ज़मीर की आवाज़ है कि जिसमें उनको मालूम है कि इस दुनिया में तो ये कुर्सी उनको मिल जाएगी, वो इस इक़्तिदार की कुर्सी में बैठेंगे, सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, लेकिन ऊपर भी तो जवाब देना है। इस खौफ के मारे वो सामने आएंगे, मंजर आम पर आएंगे, और ये सिलसिला शुरू हो गया है। आपको मालूम है NA 66 से डॉक्टर निसार चीमा PMLN के कैंडिडेट जो 2018 में भी यहाँ से जीते थे, उससे पहले इनकी फैमिली में इनके बड़े भाई जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा साहब PMLN की टिकट पर यहाँ से कामयाब हो चुके हैं। वो ये सीट NA 66 की हार गए हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे अहमद चट्टा साहब से। उनके मुताबिक ये उनके ज़मीर की आवाज़ थी, उनके मुताबिक उनको ऑफ़र्स की गई, उनसे कहा गया कि अगर आप कहते हैं, अगर आप चाहें तो ये नतीजा तब्दील किया जा सकता है। पर उनकी तरफ से ख़ानदानी आदमी है और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया। उनकी तरफ से कह दिया गया कि मुझे इस तरह की मांगे तांगे की सीट हरगिज़ नहीं चाहिए। लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, कोई मसला नहीं, मैं एक दफ़ा फिर अवाम में जाऊँगा, अवाम में जाकर अवाम की खिदमत करूँगा, और अगले इलेक्शंस में मौका मिला और अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो जाकर दोबारा से कौमी असम्बली में बैठ जाएंगे, लेकिन किसी से उसका मैंडेट नहीं छीनूंगा। ये डॉक्टर निसार चीमा साहब का कहना था, और ये वही हल्का है कि जहाँ पर एक सीट, प्रोविंशियल सीट PP 35 पे जो PMLN के कैंडिडेट जीते हैं, वकार चीमा साहब, वो जीते हुए नहीं हैं, वो दरअसल हारे हुए हैं। और ये हारी हुई नशिस्त 11,000 वोटों की हार को जीत में बदला गया और हसन वकार साहब को, वकार चीमा साहब को जितवा दिया गया। मैं हसन वकार उनके बेटे का नाम बार बार ले लेता हूँ क्योंकि उनका बेटा एक आला ओहदे पर फायज़ है, DC रावलपिंडी है उनका बेटा, तो और उनके बेटे ने ही उनको PMLN की टिकट भी दिलवाई थी, तो इस वजह से मैं बार बार उनके बेटे का भी नाम उनके साथ लेता हूं। तो बेटे का नाम हसन वकार और उनके वालिद का नाम वकार चीमा। ये एक मिसाल है जो मैंने आपको दी है, और इस मिसाल में वो सारा राज पोशीदा है कि सिर्फ़ एक डॉक्टर निसार चीमा नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो तैयार हैं, जो कहने को तैयार हैं कि हम अपनी सीट हारे हुए हैं, हम नहीं जीते हैं, हमें जितवाया गया है, ये धांधली हुई है, ये धांधले की सीट है जो हमें मिली है। और यहाँ पर मैं उन लोगों को भी जवाब दे दूँ और उनकी तसल्ली करा दूँ एक ही मर्तबा में, जो ये कह रहे हैं कि जी PTI वाले शोर तो बड़ा मचा रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई, लेकिन ये कैसी धांधली है कि जिसमें सिर्फ गिनी चुनी दरख्वास्तें गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो जनाब ये सुन लीजिए और कान खोल कर सुन लीजिए, तवज्जो से सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे तो बार बार सुनाता रहूँगा, समझाता रहूँगा जब तक आपकी खोपड़ी में ये बात बैठ नहीं जाएगी। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा हो और बड़ी मुश्किल से PTI की हिमायत से वो इलेक्शन लड़ा हो, कोई रैली नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है जी, और उसके बावजूद वो जीत गया हो, उसके बावजूद वो जीत गया हो, पर उसकी जीत को हार में बदल गया हो, बदल दिया गया हो, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा ना कि उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसकी फैमिली का प्रेशर उस पर डाला जा रहा है, तुम्हारे साथ हम वो हशर करेंगे तुम्हारा कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। तो आप मुझे बताएं कि फिर एक शरीफ आदमी क्या करेगा? एक शरीफ आदमी क्या कहेगा कि ठीक है आके मेरी नस्लें तबाह बर्बाद कर दो? या
शरीफ आदमी यही कहेगा कि शायद यही मुकद्दर है और हमारे मुल्क में यही होता आ रहा है। तो ऐसी एक नहीं कई मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि जहाँ पर जो पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ था उसकी जीत को हार में बदला गया और फिर उसके बाद उस पर इतने केसेस बना दिए गए हैं, उस पर इतना दबाव डाला गया है कि वो खामोश होकर बैठ गया है। तो ये जो एक नैरेटिव है ना कि जी अगर इतना ही मसला है तो फिर वहाँ पर दरख्वास्तें क्यों कम गई हैं, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। दूसरी तरफ जी आईएमएफ के लिए जो लिखा गया ख़त है, अब इस पे भी बड़ी बड़ी लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं। लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, उबल रहे हैं, उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आईएमएफ को ख़त लिखना गद्दारी है। तो जनाब, अगर आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जाना है तो फिर तो आप ऐसी बात कर दीजिए, लेकिन अगर आपने पढ़ी लिखी बात पर जाना है, अगर आपने एक दफ़ा फिर कहूँगा खोपड़ी का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा ज़रा अपने आप में सुलझाव लेकर आना है, तो मोहतरम या मोहतरमाएँ, आप ये ख़त ज़रा एक दफ़ा अंग्रेज़ी में पढ़ लें। एक तो मसला क्या है नून लीग का कि पढ़ते नहीं हैं और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं। वो जिस तरह वो ख़ातून थी साउथ पंजाब से जो इलेक्शन कैंपेन चला रही थी, बुखारी साहिबा, जो कहती थी ना, आ जाते हैं माइक में और फिर कहते हैं वो, तो बस ये वही वाला हिसाब है। इस ख़त में जी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब की तरफ से लिखा गया ख़त है आईएमएफ को, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर को। और इस ख़त में ये कहा गया है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से ये रकम मिले, हमारी इमदाद हो, ताकि जो हमें फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ चाहिए मुआशी एतबार से और मुल्क की बेहतरी के लिए, वो हमें रिलीफ़ मिल सके। और साथ में ये ख़त ये कहता है कि ये ख़त जो है वो ये कहता है कि ये मुआहदा या ये जो डील है इसमें उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए कि जिसको लोगों का एतमाद, लोगों का भरोसा हासिल है। क्योंकि ये लोगों के लिए आईएमएफ की डील है ना, ये लोगों के लिए इमदाद दी जा रही है। तो ये कहा गया है कि जी इसकी ये डील जो है ये उस गवर्नमेंट से होनी चाहिए कि जो लोगों से मुंतखब, लोगों के वोटों से मुंतखब की गई है और आवाम का उन्हें एतमाद हासिल है। और फिर साथ में ये हवाला भी दिया गया है कि जब इससे पहले आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव 2023 में पीटीआई के पास आए थे तो उनसे इत्तफ़ाक़ किया गया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आईएमएफ की फ़ाइनेंसिंग फैसिलिटी को, इस लोन को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और साथ में फिर ये भी कहा गया है कि हम आईएमएफ से ये नहीं कहते हैं कि जी वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का रोल प्ले करे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में दो ऐसे इदारे हैं जिनमें से एक का नाम फाफन है और उसके अलावा एक पतान है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने बड़े उन्होंने जामे तरीक़ाकार बताया है कि किस तरह से इलेक्शंस का ऑडिट हो सकता है और उस ऑडिट को बड़े आराम से, इत्मीनान से कुछ ही अरसे में मुकम्मल किया जा सकता है। तो लिहाजा उनके बताए गए तरीक़ाकार के ऊपर अमल करते हुए आईएमएफ जो असल हक़ाइक़ हैं इलेक्शंस के वो सामने आना चाहिए। ये वो ख़त है। तो आप अब मुझे ख़ुद ही बता दीजिए कि इस ख़त में ऐसा क्या है कि जिसके ऊपर इतना एतराज़ उठाया जा रहा है, इतना शोर किया जा रहा है। और ये 2 हफ़्तों का टाइम इस ख़त में लिखा गया है कि अगर ऑडिट करवाया जाए उन तजावीज़ की रोशनी में जो फाफन की तरफ से, पतान की तरफ से दिए गए हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्विकली मैं आपको बता दूं, जिस लेटर का दिन में कहा जा रहा है ना कि जी ये देखिए ख़त, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख़ुद कहा है कि हमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। उसकी कहानी ये है कि जब आज ये यानी कि कल जब ये समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को दूर से ना ये ख़त दिखाया कि ये देखें, ये तो आपने 26 फरवरी को ख़त में लिखा है कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। तो अली ज़फ़र ने कहा वहाँ पर बैरिस्टर साहब ने कि जी इफ़ यू प्लीज़ अलाउ मी टू सी द लेटर, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ख़त देख लूँ, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा का। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने दूर से यूँ ख़त दिखा कर कहा हाँ ठीक है दिखा देंगे आपको। हुआ क्या? हुआ ये कि 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त लिखा कि ये बताएं कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले जनरल इलेक्शंस में क्या आपने, जो आप पर लाजिम था, ख़वातीन को 5% कोटे के मुताबिक आपने टिकट्स क्या दी या नहीं दी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए।
तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को उसका जवाब जमा करवाया उस 23 फरवरी के ख़त का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबको लिखा था कि जी चूँकि हमने किसी को टिकट ही नहीं इशू की, किसी भी एक उम्मीदवार को हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की SIC की टिकट नहीं इशू की, तो इस वजह से ये 5% कोटे के मुताबिक ख़वातीन की नशस्तों के लिए उनको टिकट देना तो बिल्कुल हम पर लागू ही नहीं होता। ये वो ख़त था जिसको रंग क्या दिया गया वो आपके सामने। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि होता क्या, और उसको ट्विस्ट करके, ड्रामेटाइज करके और उस पर प्रोपेगेंडा करके, जो दूसरों को प्रोपेगेंडे का कहते हैं वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और आखिरी बात, मेरी बात आप ये नोट कर लीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब मतलबी आदमी हैं, मफाद के आदमी हैं, मफाद परस्त आदमी हैं। विकी लीक्स हो जाए, इसके अलावा माजी की और दीगर हुकूमतें हो जाएं, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लेना, फिर उसके बाद 2022 में शामिल हो जाना इस रजीम चेंज में और उस हुकूमत में जिसके बारे में अब वो कहते हैं कि जी वो जनरल बाजवा के कहने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था। यही साहब मौलाना फजल रहमान साहब जो अभी बड़े बागी और इनकलाबी बन रहे हैं, आप देख लीजिएगा ये डील करेंगे। ये बातें आपने मेरी नोट कर लेनी है, आप देख लीजिएगा ये डील करेंगे। और ये डील करके जो इनको गवर्नरशिप चाहिए, सदर का ओहदा इन्हें नहीं मिलेगा, जो ये चाह रहे थे सदर का ओहदा नहीं मिलेगा, कोई और ओहदा मांगेंगे, बड़ा ओहदा मांगेंगे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मांग सकते हैं। उसके अलावा मुतालबा इनका जी KPK का गवर्नर मेरा होना चाहिए, एक और बलूचिस्तान का भी कहेंगे कि जी गवर्नर मेरा होना चाहिए, मुतालबा करेंगे, कोई एक आध मिनिस्ट्री लेंगे। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, आज एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा मौलाना फजल रहमान साहब की ये इनकलाबी सोच और ये इनकलाबी उनकी गरज, ये सब ठंडी पड़ जाएगी, सब एक तरफ हो जाएगी और वो डील करके खामोशी से झाग की तरह बैठ जाएंगे, जिस तरह उन्होंने हमेशा माजी में किया है, अब की बार भी वो ऐसा ही करेंगे। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।